तो हेलो दोस्तों, स्वागत है साइंस एकेडमी पॉइंट्स के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम 10 क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, जिसका नाम जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस है। यह इस वीडियो का पार्ट 5 वीडियो है। पार्ट 4 वीडियो तक हमने आपको मुख गुहा की संरचना तथा उसमें मिलने वाले दांत की संरचना, उसके प्रकार और उसके काम को अच्छे से समझा दिया था। अब इसके अंदर जो दूसरा भाग है ना, उसका नाम जीभ है और एक लार ग्रंथि है। उसके बाद मुख गुहा कंप्लीट होगा, उसके बाद आगे की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे। तो आइए शुरू करते जीभ के बारे में कुछ जानकारी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो जीभ को इंग्लिश में टोंग कहा जाता है। इसका काम क्या है? देखिए, जीभ के दो सिरे होते हैं, एक होता है अग्र सिरा, दूसरा होता है पश्च सिरा। तो पश्च सिरा जो होता है एक छोटी सी हड्डी उरुस्थु जिसको बोलते हैं, उरुस्थु, उस हड्डी से ये कनेक्ट होती है। और इसका अग्र सिरा जो होता है क्या होता है? स्वतंत्र होता है, जिस वजह से हम किसी को रिगा पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ इसका था। हालांकि ये साइंस आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में कि रिगाने के लिए किस जीभ के भाग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए, जीभ का काम कुछ सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे मुख में। हालांकि उतना ज़रूरी है भी नहीं, लेकिन देखिए क्या ज़रूरी इसका काम है। तो जीभ का काम है भोजन की स्वाद की जानकारी देना। हम जो भोजन निगल रहे हैं, खा रहे हैं, उसके भोजन का टेस्ट किस प्रकार है, खट्टा मीठा किस तरह है, उस सब की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो जीभ से प्राप्त होती है। क्योंकि जीभ के ऊपर ना कुछ स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है, टेस्ट बर्ड पाई जाती है, छोटी छोटी बहुत सारी स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। और यही स्वाद कलिकाएँ हमारे भोजन के टेस्ट की जानकारी देती है हमको। ठीक है, अब रिसर्च के अनुसार पाया गया है कि अगर टेस्ट बर्ड की संख्या किसी व्यक्ति या किसी आदमी के जीभ के ऊपर सबसे ज़्यादा हो तो वो होता है चटना। रिसर्च के अनुसार पता चला है, हम बता नहीं रहे हैं। तो टेस्ट बर्ड की संख्या ज़्यादा होने के कारण हमको ना ज़्यादा खट्टा या तीता ये चीज़ें खाने का ज़्यादा मन करता है। समझ रहे हैं? याद कीजिए, जब छोटे थे ना, स्कूल में, जब सरकारी स्कूल में जाते थे तो आप क्या खरीदते थे? इमली ज़्यादातर एकदम मस्ती से खाते थे, एकदम उसमें, उसके अलावा फोफिया हाथ में लगा के हम एकदम चाटते चल देते थे। तो ये सब जानते किसके कारण होता है? जीभ के ऊपर पाई जाने वाली स्वाद कलिका के कारण होता है। क्योंकि ये खाने के प्रति क्या करती है? ज़्यादातर मतलब अट्रैक्ट करा देती है स्वाद कलिका। इस कारण वो भोजन के स्वाद की भी जानकारी देती है। तो ये था जीभ का काम थोड़ा सा। इसके अलावा जो भोजन थोड़ा कुचा जाता है हमारे मुख में, वो भोजन जीभ के माध्यम से ही अंदर हम काम कर पाते हैं, तो निगल पाते हैं। ठीक है, तो अगर जीभ को देखा जाए तो ये स्वाद की जानकारी तो दे ही रहा है, और साथ ही साथ भोजन को आंतरिक स्ट्रक्चर में या ग्रास नली में ढकेलने में भी काम कर रहा है। ठीक है, ये जीभ का थोड़ा सा फंक्शन था। अब दूसरा जो इसका भाग है ना, मुख गुहा में पाई जाने वाली जो भाग है, उसका नाम तो लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड्स, जो 3 जोड़ी हमारे मुख में पाई जाती है। इस मुख गुहा के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। देखिए, भोजन की अगर बात करें तो, या पाचन की बात करें तो, पाचन तंत्र में लार ग्रंथि का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। कैसे? देखिए, अगर किसी भोजन को हम ग्रहण कर रहे हैं तो उस भोजन को ज़्यादा फ्लेक्सिबल, मुलायम या चिपचिपा कौन बनाता है? तो लार बनाता है। अगर भोजन मुलायम नहीं रहा ना, तो घोंटने में, निगलने में बड़ी परेशानी हो सकती है। सोचिए, अगर आपको रोटी खाने को दिया जाए या किसी चीज़ को खाने को दिया जाए, आप बिना मुंह चलाए उसको बिना निगले खाना शुरू कीजिए तो घोटा नहीं सकता है आपसे। इसका मतलब कि लार ग्रंथि का सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसीलिए तो पूरा कौर कौर चबाते हैं। चबाने के बाद जब लार पूरा सना जाता है एकदम ज़बरदस्त, तो अब निगलने में क्या हो जाता है? सुविधा हो जाता है। कभी उगल के देखें कितना उसमें चिपड़ चिपड़ लार लगा होता है, बहुत ज़्यादा लगा होता है। ठीक है, लेकिन देखिए ना, जब भी कहीं बारात या कजिया बोल सकते हो, या तिलक जब आता है या किसी फंक्शन में जाते हैं हम लोग, तो चबाने के, खाने के चक्कर में चबाना भूल जाते हैं, केवल निगलना शुरू करते हैं। वहाँ पे दांत का इस्तेमाल कम करते हैं, केवल निगलते हैं। काहे कि पिछुआ कुर्सी धर के खड़ा रहता है कि कभी उठी कि हम बैठे। समझ रहे हैं? तो उसको, उसके प्रति क्या करना है आपको? खूब चबा के खाइए भोजन। चबाने से बहुत सारा इसके अंदर से एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है, जो भोजन को कुछ हद तक यहीं पे तोड़ मरोड़ देते हैं, पचा देते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, इस वजह से उसको चबा के खाइए। चबा दीजिएगा अगर ना, तो लार जब उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स मिल जाएंगे, या सलाइवरी ग्लैंड से निकले हुए जो लार उसमें मिक्स हो जाएंगे ना, तो निगलने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बेझिझक आप निगल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मुख में 3 जोड़ी पाई जाती है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनमें लार का स्राव बहुत ज़्यादा होता है। काहे होता है ये चीज़ आपको अभी बताएंगे, जबकि बड़े बड़े में नहीं होता है। बड़े बड़े में देखिए, सवेरे कौन जब सूत कर उठता है, सो कर ऐसे सवेरे, तो देखिए 2 है मैं निकाल देता है एकदम लार टाइप के। ठीक है, क्योंकि वो सब लड़चुपना टाइप का होता है। तो छोटका बच्चा एकदम दिन भर लार गिराते रहता है, दिन भर लार गिराएगा। समझ रहे हैं? और उसकी मम्मी जो होगी, एगो रुमाल बांध के, एगो है मैं झोली टाइप का लटका देगी, ताकि उसी में चुबाते रहेगा लार। समझ रहे हैं? तो निकलता क्या है उनमें सबसे ज़्यादा लार, उसके बारे में अभी आपको बताते हैं। आइए देखिए, उससे पहले हम समझते हैं कि लार 3 जोड़ी होती है। ठीक है, 3 जोड़ी में सबसे पहला तो है पैरोटिड लार ग्रंथि। पैरोटिड जो सबसे बड़ी होती है,
यानी मानव में सबसे बड़ी अगर कोई लार ग्रंथि है तो उसका नाम है क्या चीज़, पैरोटिड। अब कहिएगा सर हम लोग पढ़े थे कि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, यकृत यानी लीवर होता है। तो हाँ भैया सबसे बड़ी तो ये होता है, लेकिन हम यहाँ लार की बात कर रहे हैं। लार ग्रंथि के अनुसार पैरोटिड सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि यकृत एक ग्रंथि है, ये लार ग्रंथि के अनुसार नहीं आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड है, और सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम क्या है, पैरोटिड, है ना, पैरोटिड। और ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, ना कि लार ग्रंथि है। ठीक है, अब देखिए ये लगभग कान के नीचे पाई जाती है। ये जो कान आपको दिख रहा है ना यहाँ पे आपका भी है, इसके नीचे जस्ट पाया जाता है। देखिए कितना ज़बरदस्त फंक्शन बना गया इसका। ठीक है, आइए दूसरा जो लार ग्रंथि है इसका नाम है सबलिंगुअल लार ग्रंथि, जो जीभ के नीचे पाई जाती है, इस जीभ के नीचे, यहाँ पे नीचे पाई जाती है। ठीक है, ये उसके बाद तीसरा जो होता है सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, जो जबड़े के नीचे पाई जाती है, यानी कान, जीभ और जबड़ा के नीचे पाया जाता है। और कितना ज़बरदस्त फंक्शन है, जब तक इसको मुंह को हम चलाएंगे नहीं ना तब तक ये लार ग्रंथि एक्टिव होना नहीं शुरू करेगी। सोचिए जब हम मुंह को बंद रखते तो लार बनना बंद हो जाता है, मुंह सूख जाता है। तो वैसी परिस्थिति में हमको पानी पीना पड़ता है। और बोल दें जब हम लोग खाना या भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करते टाइम मुंह को जब चलाते हैं ना तो लार ग्रंथि जो कान, जीभ और जबड़े के नीचे है वो सब एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने के बाद वो लार स्रावित करना शुरू कर देती है। ठीक है, जिस वजह से भोजन में मिक्स हो जाता है और निकल जाते हैं, आराम से घोट जाते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो देखिए जब चला रहे हैं तो अभी एक्टिव हो रहा है, अन्यथा एक्टिव नहीं होता है। क्या जब सो जाते हैं तो उस समय लार बनता है, किसी किसी में बन जाता है, किसी में नहीं बनता है। तो जिसमें लार ग्रंथि सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है ना उसी के अंदर लार बनने लगता है ज़्यादातर, सोने के बाद भी। जबकि किसी किसी में नहीं होता है ऐसा। कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, कि सोने के बाद आपका मोच दुगो निकलता है या नहीं निकलता है। फिलहाल आइए यहाँ शुरू करते हैं। तो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि थी हमारे जबड़े, जीभ और कान के लगभग पास थी। ठीक है, अब इन तीनों ग्रंथियों से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, एंजाइम्स, जो भोजन को तोड़ने, पचाने या कुछ किसी तरह की क्रिया करने में सहायता करती है। अब 3 लार ग्रंथि से निकले एंजाइम का नाम है, जिसमें सबसे पहला लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम याद करिए, अभी हमने आपको बताया था कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर लार सबसे ज़्यादा बनता काहे है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सब लार में सबसे ज़्यादा लाइसोजाइम होता है। क्या होता है लाइसोजाइम, ये हमारे आंसू या लोर में भी पाया जाता है लाइसोजाइम, पसीना में भी पाया जाता है। ठीक है, तो लाइसोजाइम जो होता है ना ये मुख में जीवाणु को मार देता है। किसको मार देता है, जीवाणु को। जो भोजन हम ग्रहण कर रहे होते हैं ना भोजन, उस भोजन में बहुत सारे ऐसे कीटाणु विषाणु या कुछ ऐसे बाह्य कारक होते हैं जो हमको बीमार पड़ा सकते हैं। ठीक है, अगर छोटे छोटे बच्चे देखिएगा तो वो दिन भर माटी में खेलते रहते हैं, और माटी में करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया या जीवाणु, वायरस वगैरह होते हैं। सोचिए अगर लार गिरना बंद हो जाए उसके अंदर तो लाइसोजाइम का निकलना बंद हो जाएगा, लाइसोजाइम का श्रवण बंद हो जाएगा। उस कंडीशन में उसके मुख के द्वारा ये जीवाणु उसके अंदर प्रवेश कर सकता है और उसको बीमार पड़ा सकता है। इस वजह से छोटे छोटे बच्चों में लाइसोजाइम का या लार सबसे ज़्यादा निकलता है, जिसमें लाइसोजाइम पाए जाते हैं। अब अगर बात करें तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर ना जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमज़ोर होता है, और इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने का मतलब है कि उसको कोई भी जीवाणु या बैक्टीरिया क्षतिग्रस्त कर सकता है। लेकिन अगर लार, पसीना और भी कुछ जैसे नाक से भी निकलना शुरू हो जाए ज़्यादातर, तो लाइसोजाइम उपस्थित है उसके अंदर, वो जीवाणु को क्या कर देगा, मार देगा। और यही हमारे अंदर भी काम करता है। तो लार के अंदर मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो लाइसोजाइम पाए जाते हैं, जो मुख में जीवाणु को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। जब किसी पुराने चीज़ को खाते हैं तो खाने के बाद खूब चबाइए उसको, जितना ज़्यादा चबाइएगा उतना ही ज़्यादा लार निकलेगा और उतना ही ज़्यादा निकलेगा लाइसोजाइम, जो जीवाणु को मार देगा। आइए आगे, दूसरा जो एंजाइम है ना उसका नाम है म्यूलिन। यह भोजन को मुलायम बनाता है। म्यूलिन भोजन को मुलायम बनाता है। मुलायम का मतलब एकदम लचीला, कभी उगल के देखिएगा एक बार कितना सॉफ्ट हो जाता है एकदम मुलायम। म्यूलिन बनाता है क्या चीज़, मुलायम उसको, भोजन को। तीसरा होता है टाइलिन। टाइलिन स्टार्च का पाचन कर देता है। देखिए हमने आपसे कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि अगर भोजन को जितना आप चलाइएगा ना मुंह उसमें, जितना कचरिएगा उसको, ज़बरदस्त कचरिएगा, तो कचरने के बाद उसमें लगभग एवरेज 11 से 12% वहीं पे पाचन हो जाता है। कहाँ पर, मुंह पर टूट जाते हैं, क्योंकि इसमें टाइलिन नामक क्या होता है, एंजाइम होता है, और ये स्टार्च यानी मंड को पाचित कर देता है। उसके बाद केवल निगलना काम है। तो ये थी लार ग्रंथि के कुछ प्रकार। ठीक है, उसके उदाहरण जीभ और लार के बारे में हमने आपको पढ़ा है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। अगले वीडियो में आपको हम समझाएंगे कि भोजन को निगलने के बाद ये किस मार्ग से जाएगा, जिसमें एपिग्लॉटिक्स होगा या ग्रास नली होगी, आमाशय, सबका स्ट्रक्चर बताएंगे बारी बारी से। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते किसी अदर वीडियो, तब तक लिए बाय।